नमस्कार एन भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने को देखने के लिए भी कतार में लग रहे हैं, जिसे वाराणसी की एक अदालत के हालिया आदेश के बाद पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रबंधन में जुटे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी पीयूष तिवारी ने बताया कि श्रद्धालु तहखाने में पूजा करने के लिए उत्साहित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के निर्देश पर हमने झांकी दर्शन कराने की व्यवस्था की है। व्यवस्था के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालु मस्जिद परिसर की सीमा पर लगाए गए अवरोधकों के पास से एक खिड़की से तहखाने को देख सकते हैं। पहले ये क्षेत्र टीन की चादरों से ढका हुआ था, जिसे अदालत के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार रात हटा दिया। शुक्रवार को अवरोधकों के पास खड़े पुलिस कर्मियों के एक समूह को तहखाने के दर्शन के लिए उत्सुक भक्तों की कतार का प्रबंध करते देखा गया। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से नामित एक पुजारी द्वारा नियमित अंतराल पर पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही अदालत के फैसले के अगले दिन बृहस्पतिवार की सुबह याचिकाकर्ताओं और हिंदू पक्ष के कुछ वकीलों ने तहखाने के दर्शन किए। अब केवल पुजारियों को प्रार्थना करने के लिए तहखाने के अंदर जाने की अनुमति है। अन्य भक्त अवरोधकों के पास से दर्शन कर रहे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज को शुक्रवार रात आगरा से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून ले जाया गया। उन्हें सीने में दर्द के चलते सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूर्व में भी उनके इन हॉस्पिटल में देखभाल की जा चुकी है, इसलिए शिष्यों के जोर देने पर उन्हें यहां से देहरादून शिफ्ट किया गया। पड़ोसी जिले हाथरस में रामकथा कह रहे जगतगुरु रामभद्राचार्य की शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की टीम तुरंत उनके इलाज में जुट गई। आते ही कुछ देर के लिए उन्हें ऑक्सीजन भी दी गई, जिसके बाद हटा दिया गया। कई जांच की गई जिनमें उनके सीने में संक्रमण का पता चला। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने आईसीयू में पूरी तरह अपनी निगरानी में रखा और जांच के बाद उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया। जगतगुरु के शिष्यों के अनुरोध पर उन्हें देहरादून ले जाने के लिए दिल्ली में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। रात करीब 8 बजे और एम्बुलेंस आगरा पहुंची। पुष्पांजलि हॉस्पिटल की प्रबंधक एचआर माधवी सिंह राणा ने बताया कि इसके तुरंत बाद करीब 8:15 बजे उन्हें पुष्पांजलि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस से हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां से एयर एम्बुलेंस उन्हें लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गई। एयर एम्बुलेंस में चिकित्सकीय स्टाफ मौजूद रहा। लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने 2012 की विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना के समय जोशी कांग्रेस की सदस्य थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता को उल्लंघन कर बैठक करने की आरोपी इलाहाबाद की मौजूदा सांसद जोशी को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने 6 माह के कारावास और 1100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब 6:50 पर जोशी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा को संबोधित कर रही थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसकी सूचना मिलने पर स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और देखा करीब 50 लोगों की भीड़ बजरंग नगर के मकान संख्या 95 और 96 के बीच जाने वाली सड़क पर जमा थी और जोशी उन्हें संबोधित कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना भी किया गया। इसके उपरांत मुकेश चतुर्वेदी ने कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस की विवेचना के उपरांत 12 सितंबर 2012 को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। 20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत बढ़ाने के आदेश को शुक्रवार को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपी की हिरासत की अवधि एक बार तय कर दी जाती है तो उसे बढ़ाने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अंसारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अंसारी यदि किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो उसे तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसे जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट ने 18 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा के तहत जारी आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया था। इस आदेश की पुष्टि राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2023 को की थी, जबकि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक हिरासत आदेश की तिथि से 3 महीने के लिए हिरासत में लिया गया था। अंसारी की हिरासत 11 दिसंबर 2023 आदेश जारी कर आरंभिक हिरासत की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास अपने पूर्व के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश बगैर किसी कानूनी आधार का है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अंसारी की हिरासत अवधि 3 महीने से परे करना अवैध था और इस प्रकार से हिरासत अवधि बढ़ाने का 11 दिसंबर 2023 का आदेश दरकिनार किया जाता है। खबर आगरा से है, जहां आगरा कमिश्नरेट अब मिशन शक्ति को मजबूत और सफल बनाने के लिए महिला शक्ति को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का सदस्य बनाएगी। वहीं आगरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा पुलिस कमिश्नरेट को बहुत जल्द ही महिला एसओजी टीम दी जाएगी। इसे लेकर तैयारी और प्रशिक्षण लगातार जारी है। आपको बता दें कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 245 महिला पुलिसकर्मी इस ट्रेनिंग को कर रही हैं। 245 पुलिसकर्मियों में से 91 महिला पुलिसकर्मियों ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पास कर ली है। 91 पास आउट महिला पुलिसकर्मियों में से 30 महिला कर्मियों को वेपन्स और लाठी चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट में महिला एसओजी टीम की तैनाती होगी। कमिश्नरेट आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत लगातार महिला बीट पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक टोटल 245 फीमेल कांस्टेबल्स में से 91 फीमेल कांस्टेबल्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन महिलाओं में से फिटनेस और उम्र के आधार पर 30 महिलाओं को सेलेक्ट किया गया है, जिनको आगे लाठी एवं वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद कमिश्नरेट आगरा में पहली महिला एसओजी क्रिएट की जाएगी, जो कि अपराध पे नियंत्रण एवं अपराध के अनावरण के सतत प्रयास। खबर कन्नौज से है, जहां मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कोर्ट परिसर में हत्या के मुकदमे की तारीख लेने आए युवक पर दूसरे पक्ष से पहुंचे युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी। वहीं इस घटना से गुस्साए वकीलों ने युवक की जमकर धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए युवक ने न्यायालय परिसर में ही तारीख पर आए हत्यारोपी के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे वह बार-बार बच गया। वहीं कोर्ट परिसर में गोली चलने से वकीलों और वादकारियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वकीलों ने तमंचा लेकर भाग रहे आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। कोर्ट परिसर में आज 2 वादकारियों के बीच में विवाद हुआ और उसमें एक वादकारी ने दूसरे वादकारी के ऊपर फायर कर दिया। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उस फायर करने वाले व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया। हाँ, ऐसा मेरे सुनने में और जानकारी में भी आया है, जिस व्यक्ति ने फायर किया है ये व्यक्ति वादी है और आरोपी जो व्यक्ति है उसके ऊपर फायर किया है। जो मेरी जानकारी में बात आई है उस जानकारी के हिसाब से आरोपी ने वादी के पिता को मार दिया था, तो मुझे लगता है कि शायद बदला लेने की नीयत से फायर किया गया। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपान थाना क्षेत्र के छिकड़ा जंगल में 11.5 वर्ष पूर्व हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली लालव्रत कोल को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने उम्र कैद और 30,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि उसे प्रतिबंधित असलहा रखने का दोषी पाया गया है। साथ ही लालव्रत को हत्या के मामले में 1 साल पहले भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वहीं मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल पर भी दोष सिद्ध हुआ है, जिस पर 6 फरवरी
जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 29 मई 2012 को डाला चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार यादव को छिकड़ा के जंगल में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी में सूचना मिली थी, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। तत्कालीन एसपी सुभाष चंद्र दुबे के निर्देश पर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने नक्सलियों की घेराबंदी की। जब नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया और एक नक्सली को पुलिस ने मौके से मैगजीन अनलोड करते समय गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए थे। खबर मुरादाबाद से है, जहां कटघर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 20 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे थे। इस अभियान के तहत शुक्रवार को थाना कटघर पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे अभियुक्त राजू पुत्र विजय निवासी उधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सन 2004 में आरोपी आर्म्स एक्ट में दर्ज केस में जेल गया था। आरोपित जमानत पर छूटने के बाद 20 साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए थे। शुक्रवार को पुलिस ने रामपुर दोराहे से आरोपी राजू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खबर थाना मुरादाबाद से है, जहां कटघर थाना पुलिस ने चचेरे भाई की हत्या करने वाले ताऊ के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने हत्यारोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया है। वहीं शुक्रवार को एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर हत्या की घटना के बारे में बताया कि बीते 30 जनवरी मंगलवार को अनुपुत्र रवि सिंह निवासी कल्याणपुर खेत से घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसके तहेरे भाई रॉकी पुत्र शमशेर सिंह निवासी कल्याणपुर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। सूचना मिलने पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया समेत फॉरेंसिक टीम और कटघर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अन्नू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस ने मृतक अन्नू की पत्नी की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को मृतक अन्नू के तहेरे भाई रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये 30 जनवरी को दिन में थाना कटघर में कल्याणपुर गांव में एक अन्नू नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसके एक पारिवारिक भाई जिसका नाम रॉकी है, उसको नामजद करते हुए उसके परिजनों के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। और उसी दिन से पुलिस निरंतर इसमें सक्रिय थी और इसमें जो अभियुक्त रॉकी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है और उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त रॉकी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उससे घटना से एक दिन पहले मृतक अन्नू और उसके छोटे भाई के बीच में किसी बात को झगड़ा हो रहा था और ये इनका पड़ोसी भी है, तो इसने जाके बीच बचाव करने की कोशिश की थी, जिसको लेके इसका मृतक अन्नू से विवाद हो गया था, कुछ गाली गलौज भी हुआ था। इसका ये भी कहना है कि अगले दिन फिर से अन्नू इसके घर पर चल के आया था और इसके साथ उसने बदतमीजी की थी और इसके संग गाली गलौज किया था। इसी बात से कुपित होके इसने रास्ते में जब उसको चलते हुए मिला ये, तो इसने तमंचे से इस पर फायर किया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। खबर हरैया से है, जहां फोर लेन पर हरैया कस्बे के महू घाट चौराहे के पास अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुस गया। मौके पर 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि 6:30 बजे बस्ती से अयोध्या की ओर जा रही तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर कर दूसरी लेन पर जाकर बस्ती की ओर जा रही ट्रेलर में टकरा गई, जिससे अनियंत्रित होकर ट्रेलर एक चाय की दुकान में घुस गई। इसकी चपेट में आने से एक स्कूटी सवार और एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दुर्घटना में ट्रेलर चालक भी घायल हो गया है, जिसके बाद हरैया पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हरैया पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी हरैया पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद रामवचन और उपेंद्र सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बताते चले कि हादसे के बाद अयोध्या से बस्ती जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटवाकर यातायात बहाल करवाया गया।
उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम में तेजी से बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण की वजह से मौसम में तीव्र बदलाव के संकेत है। 48 घंटे में 4 से 5 मिलीमीटर तक वर्षा भी हो सकती है, जिससे फिर सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में तेज धूप निकल गई, जिसके बाद लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिली, लेकिन फिर मौसम में तेजी से बदलाव आ गया। शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण की वजह से मौसम में तीव्र बदलाव के संकेत है। विभाग के मुताबिक कई जिलों में भारी और कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। बारिश का यह सिलसिला रविवार तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ।